भारत देश अपनी हरी भरी जमीनों, खुशगवार मौसमों और बेइंतहा मालो दौलत की वजह से पुराने जमाने से ही पूरी दुनिया में मशहूर रहा है। यही वजह है कि मंगोल हो, मुगल हो या फिर सिकंदर हो, सभी ने इस देश पर कब्जा करने की कोशिश की और यहाँ पर हुकूमत करने का ख्वाब देखा। दोस्तों, भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो यहाँ का इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है और इस 5000 साल के अरसे में भारत में कई छोटी बड़ी रियासतें बनी, दसियों साम्राज्य पैदा हुए, लेकिन कुछ ही साम्राज्य ऐसे हुए जिन्होंने पूरे भारतवर्ष पर हुकूमत की। उनमें पुराने जमाने में मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के नाम सबसे ऊपर आते हैं। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के आखिर से, जब भारत में कश्मीर, मेवाड़, दिल्ली, विजयनगर और गुजरात जैसी रियासतें थी और इन रियासतों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही राजा राज किया करते थे। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली की गद्दी पर उस वक्त लोधीज का कब्जा था और इब्राहिम लोदी दिल्ली का बादशाह था। उसी जमाने में हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर उज़्बेकिस्तान की एक छोटी सी रियासत फरगाना घाटी में एक बच्चा पैदा होता है। बच्चे का नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर रखा जाता है। बाबर का जन्म 13 फरवरी 1483 को हुआ। उनके फादर का नाम शेख उमर मिर्जा और उनकी माँ का नाम कुतुल निगार खानम था। बाबर के अंदर बचपन से ही बहादुरी, दिलेरी और चालाकी समेत बहुत सारी सलाहियतें मौजूद थी। अभी बाबर की उम्र सिर्फ 11 साल की थी कि उनके फादर की डेथ हो गई और अपने घर के अलावा अपनी पूरी रियासत की जिम्मेदारी भी बाबर के छोटे से कंधों पर आ गई। इतनी छोटी सी उम्र में तख्त पर बैठने की वजह से बाबर के कई सारे रिश्तेदार और वजीर उनके खिलाफ हो गए। इस वजह से उन्हें तख्त से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद बाबर ने अपनी फौज बनाई और फरगाना घाटी पर दोबारा हमला किया। वो जीत भी गए, लेकिन जल्द ही उन्हें दोबारा हार का सामना करना पड़ा। अब बाबर को इंतजार था सिर्फ एक मौके का, और ये मौका उन्हें 1502 में मिला, जब उन्होंने अफगानी सरदारों की आपसी लड़ाइयों का फायदा उठा करके काबुल पर हमला करके उसको अपने कब्जे में ले लिया। काबुल पर बाबर की जीत उसके लिए बहुत अच्छी साबित हुई, क्योंकि काबुल पर कब्जा करने के बाद बाबर ने अपनी रियासत फरगाना घाटी पर भी कब्जा कर लिया और उस वक्त इस्लामिक कल्चर के सबसे बड़े सेंटर यानी कि समरकंद भी बाबर के कुछ ही दिनों के बाद कब्जे में आ गया। वैसे बाबर की दिलचस्पी हिंदुस्तान में कभी भी नहीं थी। वो सेंट्रल एशिया जैसे कि उज़्बेकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान पर हुकूमत करना चाहते थे, लेकिन काबुल पर कब्जा करने के बाद बाबर को ये रियलाइज हुआ कि सेंट्रल एशिया के देशों में उतनी दौलत नहीं जितनी की भारत में है। लिहाजा बाबर भी अब भारत पर कब्जा करने के ख्वाब देखने लगे और शायद उनकी किस्मत में ये ख्वाब पूरा करना लिखा था। जैसा कि हमने बताया कि उस वक्त हिंदुस्तान के शहर दिल्ली पर लोधीज का कब्जा था और इब्राहिम लोदी दिल्ली का राजा था। इब्राहिम लोदी के अपने आसपास के राजाओं के साथ बिल्कुल भी अच्छे ताल्लुकात नहीं थे और वो लोग लोदी को दिल्ली की सल्तनत से बेदखल करना चाहते थे। उस वक्त के पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के खुद अपने चाचा आलम खान लोदी ने राणा संग्राम सिंह और कई सारे अफगानी सरदारों के साथ मिलकर के बाबर को इस बात की दावत दी कि वो दिल्ली पर हमला करे और इब्राहिम लोदी के साथ जंग करे। बाबर की नजर तो पहले से ही हिंदुस्तान पर थी, लिहाजा उसको ये बहुत अच्छा मौका लगा भारत पर हमला करके कब्जा करने का। लिहाजा उसने इन सरदारों के इन्विटेशन पर भारत की तरफ कदम बढ़ा दिए और 1519 में उसने भारत पर पहला हमला किया। 1519 से लेकर के 1526 तक बाबर ने 4 छोटे बड़े हमले किए, लेकिन इतिहास में याद रखे जाने वाली जंग 1526 में दिल्ली से कुछ दूर पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी अपने वादे के मुताबिक बाबर का साथ देने के लिए 30,000 फौज को मैदान में लेकर इब्राहिम लोदी के खिलाफ आ गया। ये वो पहली जंग थी जिसमें भारत के लोगों ने तोपों को देखा था। बाबर अपने साथ तोप लेकर आया था और इब्राहिम लोदी के पास पारंपरिक हथियार जैसे कि तलवार, भाले और तीर वगैरह ही थे। इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की तोपों के मुकाबले में कहीं भी नहीं ठहर सकी और एक बहुत खूनरेज जंग हुई जिसमें इब्राहिम लोदी के हजारों सैनिक मारे गए। जब लोदी को इस बात का पूरा यकीन हो गया कि अब वो बाबर से जंग नहीं जीत सकता, तो इब्राहिम लोदी ने अपने आप को खुद खत्म कर दिया। इब्राहिम लोदी के मरने के बाद भारत के दूसरे राजाओं और सरदारों को लगता था कि उन्होंने बाबर को इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए बुलाया था, लिहाजा इब्राहिम लोदी को मारने के बाद अब बाबर वापस काबुल चला जाएगा। लेकिन बाबर शायद वापस जाने के लिए नहीं बल्कि भारत की किस्मत लिखने के लिए आया था। जब इन लोगों ने बाबर को जाने के लिए कहा तो बाबर ने जाने से साफ मना कर दिया, उल्टा इन्हीं राजाओं को जंग की चुनौती दे डाली और इस तरीके से पानीपत के युद्ध के सिर्फ 1 साल के बाद 1527 में खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा की फौजों के दरमियान बहुत भीषण युद्ध हुआ। इस जंग में राणा संग्राम सिंह के साथ कई सारे राजपूत राजा बाबर के खिलाफ मैदान में आ गए थे। बाबर ने इस जंग में न कि सिर्फ तोपों का बल्कि फायर आर्म्स और गन पाउडर का भी यूज किया था, जो कि उस वक्त की जंगों के लिए बिल्कुल नई चीज थी।
नतीजा ये हुआ कि राणा संग्राम सिंह की हार हुई और भारत के एक बड़े इलाके पर बाबर का कब्जा हो गया। बचे कुछ अफगानी सरदार जो बाबर के भारत में रुकने के खिलाफ थे, उन्होंने भी 1529 में एक कोशिश करके देख ली और इस साल अफगानी सरदारों और बाबर के बीच में एक जंग हुई। इस जंग ने मुगल सल्तनत की बुनियाद डालने में बहुत अहम रोल निभाया था, क्योंकि इस जंग के बाद बाबर के सामने कोई भी बड़ा चैलेंज नहीं रह गया था और अब बाबर ने अपना पूरा ध्यान नए शहर और नई रियासतें जीतने और उनको मुगल सल्तनत में मिलाने पर लगा दिया। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बाबर जिस सल्तनत की बुनियाद रख रहा है, एक दिन पूरा भारतवर्ष उसके झंडे के नीचे इकट्ठा होगा। लेकिन अपने इस फैलते साम्राज्य की खुशियां बाबर बहुत दिनों तक नहीं देख पाया। सिर्फ एक साल के बाद 1530 में बीमारी के चलते बाबर की डेथ हो गई। पहले उसको आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में वसीयत के मुताबिक उसकी बॉडी को काबुल शिफ्ट कर दिया गया और अभी बाबर की कब्र काबुल में है, जहां पर देश विदेश से लोग उसकी कब्र को देखने के लिए आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बाबर के मरने के बाद उसके जानशीन जैसे कि हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने मुगल सल्तनत को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। ये लोग अपनी जिंदगी भर जंगे लड़ते रहे ताकि मुगल सल्तनत की सरहदें दूर दूर तक फैल जाएं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बाबर ने जिस तरीके की मजबूत शुरुआत के साथ मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी, उसके बिना मुगल सल्तनत का तसव्वुर करना भी बिल्कुल नामुमकिन है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर उज्बेकिस्तान की छोटी सी रियासत में पैदा होने वाला ये बच्चा अगर भारत पर हमला करके एक मजबूत साम्राज्य की बुनियाद डालने का ख्वाब न देखता, तो शायद अपने वक्त के सबसे बड़े एम्पायर यानी कि मुगल एम्पायर का वजूद न होता और भारत का इतिहास उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से आज है। उम्मीद करते हैं कि मुगल सल्तनत की बिगिनिंग पर बनाई गई ये वीडियो आपकी नॉलेज में इजाफा करेगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर कीजिए और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।